Welcome to Nerdy Side, Chapter 16, Excretory Products and the Elimination. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बॉडी के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को समझेंगे। वील स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीशन, फिर डाइव करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उसकी एनाटॉमी, किडनीज और उनके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं यानी नेफ्रॉन्स, उनको देखेंगे। उसके बाद वील सी कि यूरिन बनता कैसे है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और हाँ, हमारी बॉडी कैसे डिसाइड करती है कि यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ये भी एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फाइनली हम मिक्चुरेशन यानी यूरिन रिलीज के प्रोसेस और कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे। याद रखिए, ये चैप्टर बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए एक हाई यील्ड टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो सबसे पहले आखिर ये एक्सक्रीशन है क्या? देखो, एनिमल्स की बॉडी में ना बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इन एक्टिविटीज के कारण अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे कुछ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बस इन्हीं वेस्ट्स को बॉडी से एलिमिनेट यानी बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सिंपल। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, एनिमल्स इसको 3 मेन फॉर्म्स में निकालते हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब इनमें से जो अमोनिया है ना, वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और इसको बॉडी से निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। तो सोचो, ये तरीका कौन यूज करेगा? ऑफ कोर्स जो पानी में रहते हैं। इसीलिए अमोनोटेलिज्म आपको बोनी फिशेस जैसे एक्वाटिक एनिमल्स में मिलेगा। हम मैमल्स क्या करते हैं? हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। ये अमोनिया से कम टॉक्सिक है और इसके लिए पानी भी कम लगता है। और फिर आते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स, जिन्हें पानी बचाना होता है। वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, जो सबसे कम टॉक्सिक है, ऑलमोस्ट एक पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में। तो आप देख रहे हो, सब कुछ एनिमल के हैबिटेट और वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। व्हाट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशनरी अडैप्टेशन, राइट? जैसे जैसे एनिमल किंगडम में एवोल्यूशन हुआ, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते गए। फॉर एग्जांपल, फ्लैटवर्म्स में आपको सिंपल प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स मिलेंगे। थोड़ा आगे बढ़े, अर्थवर्म्स जैसे एनालिड्स में यूल फाइंड नेफ्रीडिया। इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोचेस, उनके पास मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन्स वो यूज करते हैं एंटीनल ग्लैंड्स। और फिर हम वर्टिब्रेट्स तक आते आते ये सिस्टम एक हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में डेवलप हो गया, जिसे हम किडनीज कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, इन सब का काम सिर्फ वेस्ट निकालना नहीं है। इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बॉडी के फ्लूइड और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, तो अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे अपने सिस्टम पर, यानी द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेट्स सी इसके मेजर पार्ट्स क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है इन डिटेल। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले यू हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। ये हमारे मेन फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। फिर हर किडनी से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर्स यूरिन को नीचे लाकर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करते हैं। ब्लैडर बेसिकली एक टेम्परेरी स्टोरेज टैंक है। और फाइनली जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। So to summarize, 1 pair of kidneys, 1 pair of ureters, a single urinary bladder और एक यूरेथ्रा। अब ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं, सो पे अटेंशन। हमारी किडनीज, जैसा आप देख सकते हैं, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इनकी लोकेशन क्या है? दे आर लोकेटेड बिटवीन द लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे। अब आते हैं एनसीईआरटी के गोल्डन फैक्ट्स पर। इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 to 7 सेंटीमीटर और एवरेज वेट इज अराउंड 120 to 170 ग्राम्स। किडनी के इनर साइड पर आपको एक नॉच जैसी ओपनिंग दिखेगी, इसे हम हाइलम कहते हैं। ये गेटवे है, यहीं से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स किडनी के अंदर एंटर करते हैं। चलिए अब किडनी के अंदर झांक कर देखते हैं। अगर हम इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें तो हमें 2 क्लियर जोन्स दिखेंगे। जो बाहर वाला जोन है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला जोन है वो है मेडुला। अब ध्यान से देखो, ये मेडुला कुछ कोनिकल मासेस में डिवाइडेड है। इन्हें हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। और इन पिरामिड्स के बीच बीच में कॉर्टेक्स थोड़ा अंदर तक घुसा हुआ है। कॉर्टेक्स के इन एक्सटेंशंस को हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। हर पिरामिड आगे जाकर कैलिसेस में ओपन होता है और ये सारे कैलिसेस मिलकर एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस में ओपन होते हैं, जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। तो अब तक हमने किडनी को एज एन ऑर्गन देखा। अब टाइम है तो जूम इन राइट टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब हम बात करेंगे किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की। कैन यू बिलीव इट? हर एक सिंगल किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सवाल यह है, इन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को, जो किडनी की जान है, हम कहते क्या हैं? इन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। सो हर नेफ्रॉन के बेसिकली 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है ग्लोमेरुलस, जो कि एसेंशियली एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा।
और दूसरा पार्ट है अ लॉन्ग कॉइल्ड रीनल ट्यूब्यूल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां नोट कर लीजिए, ग्लोमेरुलस में ब्लड लाने वाली वेसल है एफरेंट आर्टेरियोल और ले जाने वाली है ईफरेंट आर्टेरियोल। ए फॉर आना, ई फॉर एग्जिट, आसान याद रखना। चलिए अब इस रीनल ट्यूब्यूल के सफर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। शुरुआत होती है बोमन्स कैप्सूल से। ये एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है। जब हम ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को एक साथ कंसिडर करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल। इसके आगे ट्यूब्यूल काफी घुमावदार हो जाता है। इस हाईली कॉइल्ड पार्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में पीसीटी। फिर आता है एक यू टर्न जैसा हेयरपिन शेप्ड स्ट्रक्चर। यह है हेनलेज लूप। इसकी एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब। लूप के बाद ट्यूब्यूल फिर से कॉइल हो जाता है। इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी। और आखिर में बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी एक कॉमन ट्यूब में खुलते हैं जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे नेफ्रॉन्स एक जैसे नहीं होते। बेसिकली दो टाइप के हैं। मेजॉरिटी यानी लगभग 85% होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है और मेडुला में बस थोड़ा सा ही एक्सटेंड करता है। इनके पास वाजा रेक्टा या तो होती नहीं या बहुत रिड्यूस्ड होती है। बाकी के 15% होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इनका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है और मेडुला में काफ़ी डीप तक जाता है और इनके पास एक वेल डेवलप्ड वाजा रेक्टा भी होती है। अभी के लिए बस ये डिफरेंस याद रखिए। ट्रस्ट मी, ये आगे बहुत काम आएगा जब हम यूरिन कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। ओके, सो अब तक हमने नेफ्रॉन का ब्लूप्रिंट समझ लिया। अब आते हैं इसके फंक्शन पर कि आखिर ये काम कैसे करता है। यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में होता है। ये 3 स्टेप्स हैं, इनको आगे हम डिटेल में देखेंगे। स्टेप 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ ग्लोमेरुलस में ब्लड एक छलनी की तरह फिल्टर होता है। स्टेप 2 ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जो भी फिल्ट्रेट बना उसमें से ऑलमोस्ट 99% ज़रूरी चीज़ें वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और स्टेप 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसमें ब्लड से कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स और आयंस को एक्टिवली ट्यूब्यूल के अंदर डाला जाता है ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। यहाँ एक टर्म आता है जो एग्जाम्स का फेवरेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR। हमारी किडनीज 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बनाती हैं। अगर इसको पूरे दिन के लिए कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट बनता है अ स्टैगरिंग 180 लीटर्स पर डे। ये वैल्यू डायरेक्ट MCQ में आती है, सो मार्क इट। अब आप सोचिए 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन हम यूरिन कितना पास करते हैं दिन में? सिर्फ 1 to 1.5 लीटर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है कि 99% से भी ज्यादा फिल्ट्रेट वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। दैट्स द मैजिक ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। तो चलिए अब इस रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन के प्रोसेस को नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेस करते हैं। सबसे पहले पीसीटी। यहाँ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। बॉडी सारी ज़रूरी चीज़ें जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और लगभग 70-80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स यहीं पर वापस खींच लेती है। फिर हम आते हैं हेनलीज लूप पर। इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो पानी के लिए परमिएबल है, तो वहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। और जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। डीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कंडीशनल है, मतलब बॉडी की नीड्स के हिसाब से हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं सब पार्ट्स में सेक्रीशन भी चलता रहता है। H+ और K+ जैसे आयंस को एक्टिवली फिल्ट्रेट में डाला जाता है ताकि ब्लड का pH और आयोनिक बैलेंस परफेक्टली मेंटेन रहे। अब आते हैं चैप्टर के एक सबसे कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट सवाल पर। हम मैमल्स इतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस कर लेते हैं? हाउ आर वी एबल टू डू दैट? और इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है? इसके पीछे 2 ब्रिलियंट मैकेनिज्म्स काम करते हैं। एक है काउंटर करंट मैकेनिज्म और दूसरा है हार्मोनल कंट्रोल। तो पहले समझते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म को। इसका प्रिंसिपल काफी सिंपल है। काउंटर करंट का मतलब है फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। यहां हेनलेज लूप और वासा रेक्टा में फ्लूइड आमने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इस स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से किडनी के मेडुलरी रीजन में एक अमेजिंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है। कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी 300 से शुरू होती है और डीप मेड्यूला तक जाते जाते 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो जाती है। इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने में NaCl और यूरिया का बड़ा हाथ है। अब इसका फायदा क्या है? जब फिल्ट्रेट फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से पास करता है तो बाहर की ये हाई ऑस्मोलैरिटी पानी को उसे सोख लेती है और हमें मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। जीनियस, इजंट इट? अब देखते हैं रेगुलेशन का मास्टर सिस्टम, रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसकी स्टोरी शुरू होती है जब बॉडी में ब्लड प्रेशर या GFR कम हो जाता है। ये एक अलार्म की तरह है।
इस अलार्म को सुनकर किडनी के जेजी सेल्स एक एंजाइम रिलीज करते हैं, रेनिन। रेनिन एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है, जिसके एंड प्रोडक्ट है एक पावरफुल केमिकल एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 दो बड़े काम करता है। पहला, ये एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, यानी ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर बीपी बढ़ाता है। दूसरा, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरॉन जाकर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को ऑर्डर देता है कि और ज्यादा सोडियम और पानी रीअब्सॉर्ब करो। इस डबल वैमी एक्शन से ब्लड प्रेशर और जीएफआर वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। इस रेगुलेशन की गेम में दो और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, एडीएच और एएनएफ। पहले एडीएच की बात करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो हाइपोथैलेमस से एडीएच रिलीज होता है। ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से पानी का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है और वाटर को कंजर्व करता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है एएनएफ, यानी एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर। जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो हार्ट के एट्रिया से एएनएफ रिलीज होता है। ये वैसोडाइलेशन कॉज करता है, यानी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर कम करता है। तो एक तरह से एएनएफ रास सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है, उस पर एक चेक एंड बैलेंस रखता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्चुरेशन, यानी प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में। चलिए कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स पर एक नज़र डालते हैं। एक कंडीशन है यूरीमिया। इसमें ब्लड में यूरिया का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसका ट्रीटमेंट है हीमोडायलिसिस। फिर आते हैं रीनल कैल्कुलाई, जिनको हम आम भाषा में किडनी स्टोन्स कहते हैं। ये बेसिकली क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स के इनसॉल्युबल मास हैं। एक और कंडीशन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, सो यहाँ ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और हाँ, एक क्लिनिकल नोट, अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज, ग्लाइकोस्यूरिया या कीटोन बॉडीज, कीटोन्यूरिया प्रेजेंट हैं तो ये डायबिटीज मेलिटस को इंडिकेट करता है। तो इसके साथ हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी पॉइंट्स, रेगुलेशन से लेकर डिसऑर्डर्स तक सब कुछ कवर कर लिया है। आई होप कि अब ये चैप्टर आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा।